बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। हज़रत मौलाना नाराज़ हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत से कि दुबई में आप मिल बैठते हैं और मुझे याद तक नहीं करते। उन्होंने इसका इजहार कल कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया और फिर माजी के कुछ हवाला जात भी उन्होंने दिए कि उन्हें उस वक्त के जो DGI से जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने चेयरमैन सेनेट बनने की पेशकश की थी। और आज फिर ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने उन्हें याद किया और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इत्तला है कि उनकी जनाब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो रही है या हो चुकी होगी। उनके साहबज़ादे मौलाना असदुर्रहमान भी इसमें शामिल थे। तो ये PDM के सरबराह हैं, ये इन्हें नाराज़ क्यों किया गया, ये शिकवा किस चीज़ का कर रहे हैं? कुछ लोगों ने ये कहा कि जी ये 1 साल असम्बली की मुद्दत में इजाफ़ा चाहते थे, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, कुछ और मामला थे, उसका जिक्र करेंगे। और फिर ज़राअत के शोबे में एक नई सोच, नए अहदाफ सामने आए हैं। लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मुतारिफ़ करवाया जा रहा है और फूड सिक्योरिटी के हवाले से कौमी सेमिनार आज हुआ इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म भी मुखातिब थे, वज़रा भी थे, सिपा सलार ख़ुद मौजूद थे। उन्होंने बड़ा अहम ख़िताब किया, अंग्रेज़ी में भी, कुरानी आयत का हवाला देते हुए भी, और कुरान का हवाला बिलखुसूस उन्होंने दिया कि मायूसी जो है उसके हवाले से कुरान क्या फ़रमाता है, और मुसलमानों को उन्होंने मशअल राह साबित किया कुरानी आयत को। उस सिस्टम में और इस सोच में है क्या, कैसे ज़राअत के शोबे में हम इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, इस पर तफसील से बात होगी। बुज़दार सरकार नैब के रडार पर हैं, गिरफ़्तारी की भी पेशन गोइयाँ उनकी की जा रही हैं क्योंकि पेश नहीं हो रहे, और सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान मनी लॉन्ड्रिंग में बरी हुए हैं। सर दस हज़रत मौलाना से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मोहतरमा आसमा शिराज़ी साहिबा को मैंने ज़हमत दी थी, वजह यह है कि इस्लामाबाद में मुक़ीम है और फिर PDM की सियासत पर गहरी नज़र भी रखती हैं। तो अव्वल तो सवाल ये है कि वो नाराज़ क्यों हुए? नहीं, हल्की फुल्की नाराज़गी तो चलती रहती है, लेकिन यानी ज़ाहिर है मुलाकातें हुई हैं, उन पर कोई मुसद्दक़ा ख़बर नहीं पहुंची होगी, तो कुछ दिल में उबाल आ गया, मुझे तो लगता है या बाल आ गया। मौलाना का शिकवा बड़ा जायज़ है सर, वो जायज़ पता चल गया होगा अभी। इसलिए कि जब बंदे चाहिए होते थे, एहतजाज करना होता था, फिर हज़रत मौलाना की खदमात चाहिए होती थी, और जब मिल बांट के कोई मुस्तकबिल की आपने मनसूबा बंदी करनी थी तो उन्होंने हज़रत मौलाना को याद ही नहीं फरमाया, जो PDM के सरबराह हैं। आप ऐसा दिल खट्टा ना करें, किसका बी जमालो न बने। बस ठीक है, मौलाना को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। शामी साहब कितना को मुस्बत रहना आपने, आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई। हाँ, तो इसका मतलब है ना कि शिकवा तो जायज़ था, तो बुलाया ना। वो जब गले से लग गए, सारा गला जाता रहा। ये बात की बात है। शिकवा ये तो लुत्फ तब आए कि मौलाना बाहर आए और आके कहें कि गिले शिकवे दूर या हबीबी। अब ये तो जो कुछ वो कहेंगे वो कहेंगे, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि आज रूठ गए, आज लड़ बैठे, कल सुलह हो गई, है ना। चंद रोज़ उन्होंने खामशी इख्तियार किए रखी, ये जानते हुए कि दुबई में 2 सीनियर रहनुमा मिले हैं, और फिर खामशी उन्होंने बरकरार रखी, उसके बाद मजबूर हुए वो गुफ्तगू करने के ऊपर। खामशी ठीक, अच्छी बात है, खामोशी भी बहुत अच्छी बात है। ये बहुत से यानी बात जब आदमी बोलता है तो बहुत सा तजावुज़ भी होता है। तो फिर उन्होंने सोच समझ के कुछ दिन का तवक्कुफ़ किया और फिर शिकवा किया ना। ठीक है, शिकवा हो गया। आसमा जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको एड्रेस करें कि वो नाराज़ क्यों हुए, एड्रेस कर लिया ना, और फिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, और उसके बाद अब उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी होता है, ये सास बहू का झगड़ा थोड़ी है, कोई सास बहू का मामला नहीं, PDM के सरबराह हज़रत मौलाना फजल रहमान का जिक्र हो रहा है। हाँ, होता रहे, आम बंदे का नहीं हो रहा सर। नहीं तो आम बंदे थोड़ी है वो। मैं आसमा जी से पूछ लेता हूँ ना जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये नौबत नाराज़ होने तक कैसे पहुंची होगी? जामी, मेरा ख्याल है कि ये नौबत नाराज होने तक इस तरह पहुंची है, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी रीजन है, नजर आ रही है कि जो मुलाकातें हुई उसमें निगरान सेटअप से लेके जाहिर है कि पावर शेयरिंग फॉर्मूला जो कि बाद में होगा इंतखाबात के, उसके हवाले से बातचीत हुई और उसमें मौलाना मिसिंग थे। मौलाना को नहीं बुलाया गया, उसके बुलाया जाना चाहिए था, वो PDM के सरबराह थे। लेकिन ये PDM से ज्यादा जो हमारे जराए हैं वो बताते हैं कि ये 2 हरीफ
जमातों के सरबराहान की मीटिंग थी जिन्होंने पहले मिसाक जमहूरियत किया था। तो अब वो उनके बीच में मुलाकात को गैर रस्मी भी करार दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं ये गैर रस्मी मुलाकात थी। और हमारी इत्तलात ये भी है कि जरदारी साहब वापस आ गए थे वतन वापस, और जब मियाँ साहब गए तो वो खुसूसी तौर पे फिर दुबई भी गए थे और फिर उनसे मुलाकात भी उनकी रही। तो ये मुलाकात तो ज़ाहिर है अरेंज भी थी और बड़ी अहम भी थी। इसी में सारा जो भी पावर शेयरिंग फार्मूला कहा जा रहा है, जिसकी की तरदीद भी अब की जा रही है, लेकिन वो सब चीज़ें तय हुई हैं। मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत और कैसे इकॉनमी को आगे लेके जाना है, इसके ऊपर भी ये सारी बातें जो है हुई हैं। और खुद इस बात की तस्दीक जामी कुछ अर्सा पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ से, तो उनसे हमने पूछा था कि आपकी अगर मुलाकात होती है तो क्या बातें जो है वो सामने आएंगी। तो उस पर उन्होंने साफ कहा था कि हम चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर चीज़ें की जाएं, इस्लाहात की जाएं, डायलॉग का आगाज किया जाए। अब डायलॉग के आगाज के लिए ज़ाहिर है और बाकी चीज़ों के लिए अगर उन्होंने जरदारी साहब को बुलाया है तो मुनासिब होता कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बुलाते, और यही वो रंजिश का नुक्ता है जहाँ से ये रंजिश बढ़ी है। आसमा, ये आप भी माशाल्लाह फ़कीह बन गई हैं। देखें, कोई चीज़ तय तो नहीं हुई ना, मुशावरत तो हुई है ना। ये अभी तो जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान खुसर फुसर हुई है, कोई मामलात जो हैं उन पर गुफ्तगू हुई है। जब हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे मामलात तो मौलाना को भी एतमाद में ले लिया जाएगा। इसमें मसला क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है शामी साहब, आपकी इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है कि अब बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर उनकी आपस में गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के बाद जो है वो एक इनसिक्योरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर डेवलप हो गई थी कि पंजाब के अंदर जो है वो आशीर्वाद नून की IPP के साथ है या क्या है, और पीपल्स पार्टी जो है उसको शायद अंदर आने का या पीपल्स पार्टी की पंजाब में एंट्री जो है उसके हवाले से जो है वो मखदूश हालात थे। तो इसके ऊपर भी बात थी, और इसके अलावा भी उनके शिकवे गिले सारे ज़ाहिर बनते एक दूसरे के साथ बन सकते थे। तो ये बात दुरुस्त है कि चीज़ें जो है वो तय तो नहीं है, मगर तय हो तो सकती थी। और मौलाना का शिकवा उसके बाद भी है, यानी उस मुलाकात के बाद भी मौलाना से बातचीत नहीं की गई है। और अगर होना देखिए ना, मेरा तो इस्तदलाल ये है कि अगर गिला शिकवा मयारी या मेरिट पे नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या सूझी कि उन्हें याद फरमाया। हतमी शक्ल थोड़ी इख्तियार कर ली गई है। शक्ल से पहले मेल मुलाकात नॉमिनेट हो गया वजीर आजम कोई नहीं, अभी तो आप देखें, ये तो हतमी है ना कि 2 रहनुमा मिले। मोहसन बेग, मोहसन नकवी, जुगनू मोहसन। अच्छा, ये मोहसन जो नाम है ये बड़ा माशाल्लाह। ये आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर दौर में सितारों की चाल के हवाले से कुछ मखसूस हरूफ जो हैं तहज्जी के, वो एस्ट्रोलॉजिकल पैमानों पे उनकी फ़यूज़ व बरक़ात गिनवाए जाते हैं। मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एक ज़माने में आपको याद होगा ऐन लफ्ज़ जो है, ऐन की बड़ी अहमियत थी। ऐन इमरान जी, एम आरिफ जी, ऐन अलवी इमरान इस्माइल साहब, एम इरमान उस्मान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार। ऐसे ही शायद अभी के जो सारे ऐन जो थे ऐसे ही हो सकता है कि अभी के जो सितारा शनास हूँ उनके यहाँ मोहसिन नाम का जो लफ्ज़ है, मोहसिन का नाम जो है अब बड़ा बुलंदी पे है। लेकिन खाकसार के जो सितारे कैलकुलेट करने की सलाहियत है वो ये बताती है कि नहीं, ये जितने नाम आपने लिए हैं ये बस अभी इब्तदाई मरहले में हैं। इनमें से कोई शख्स भी निगरान वज़ीर आज़म नहीं हो सकता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। चलिए दुरुस्त है। अब आपका शौक है कि आपका नाम भी सितारा किसका किया जाए। वो क्या नाम है उनका? किनका? अजमल क्या रहीम? अजमल रहीम साहब बहुत उम्दा सितारा। अजमल रहीम, हाँ, अजमल जामी बन जाए। वो सादिक साहब भी हैं, अजमल रहीम साहब भी हैं, वो हमारी सामिया जी, हाँ, वो तारिक इकबाल साहब, सादिया जी, तारिक इकबाल साहब, कोई एक बंदा हो तो फिर नहीं, फरियाद से फरियाद किसी एक से बढ़कर एक यहाँ पे। तो बहरहाल आसमा, आपकी क्या खबर है कि कोई नजम सेठी साहब तक बात पहुँचेगी या उनकी बेगम तक पहुँच के रुक जाएगी? बड़े हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। जी शामी साहब, अभी तो कयास आराइयाँ हैं, लॉबिंग है, मुख्तलिफ नाम जो है वो प्लांट किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप IMF की जो मीटिंग्स हैं उनको मद्देनजर रखिए, और वही एक अहम मामला होगा जिसके बाद किसी जगह रियासत पहुंच पाएगी निगरान सेटअप के हवाले से।
तो ये सब जो चीज नाम उन्हीं के निकाले जाते हैं जिनके ऊपर कांटा लगवाना हो, तो मेरा ख्याल है ये कांटा लगवाने बहुत उम्दा। ये आसमा जी आपसे एग्री करूंगा कि 2 हफ्ते पहले एक व्लॉग में ये अर्ज की थी कि ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ड्राइंग रूम में सर्टन पोस्टरिंग की जाती है, सर्टन कैरेक्टर्स की और फिगर्स की लॉबिंग की जाती है, और वो जामी, और आपकी इत्तला हमेशा दुरुस्त होती है और आपने बड़ा अच्छा तज्जिया ये किया था, मैंने सुना आपका ये तज्जिया, तो मेरा ख्याल है उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें अब और दूसरी बात ये एन आसमा, और आसमा को तो रास नहीं आया दौरे इमरान जो है। अच्छा, ये आसमा शराजी जी, ये बड़ा अलमिया जो शामी सा नुक्ता उठाया है कि जब ऐन का जो लफ्ज था उसके सितारे उरूज पर थे, एक वाहिद आप थी जी। हाँ, आ गया सख्ती थी लड़ाई में अगर वक्त नमाज। उन्होंने कहा नहीं, आ गया लाम लड़ाई में अगर वक्त नमाज। तोपों का रुख था लेकिन वो बच गई, उसकी नौकरी बच गई, यूं समझ लें आप। अच्छा, उस किस्से को मुख्तसर करते हैं, मैंने मौलाना के बारे में आपसे मजीद बात करनी है। मौलाना की मुलाकात तो हो गई ना, अब उनके दिल पे हाथ रख दिया गया। जी, मैं ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के पास बड़ा गुर है लोगों को मनाने का, और आज आपने देखा आर्मी चीफ भी आए हुए थे इस्लामाबाद में, जो एक तकरीब थी, तो बड़ा अच्छा खैर सगाली वाला माहौल था, एक दूसरे की तारीफें भी हो रही थी, तो मैं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के पास काफी गुर है कि वो लोगों को अपने सफ़े पे ले आते हैं या ला सकते हैं या दूसरे के सफ़े पे भी चले जाते हैं। अच्छा, देखिए जाते जाते अर्ज ये है कि निगरान सेटअप के लिए जो शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म होगी, एक आम फहम इत्तला ये है कि वो एक टेक्नोक्रेट टाइप की इकोनॉमिस्ट शख्सियत होगी, IMF और इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए, और नाम ये तयन करेगा कि 90 रोज में इंतखाब होना है या फिर मार्च में होना है। हफीज शेख साहब का नाम आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और कोई भी फिलहाल नहीं है। जो IMF की मीटिंग्स हुई हैं जामी, मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा इशारा देती हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसको कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी और खास करके जो एपेक्स कमेटी के जो फैसले हैं लॉन्ग टर्म बुनियादों पे वो कैरी ऑन कर सके, और जाहिर है कि पाकिस्तान के आईनी तकाजे भी हैं इंतखाबात के हवाले से, लेकिन शख्सियत का फैसले के बाद ही जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। देखना यही है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जो IMF को भी काबिल कबूल हो, सिर्फ पाकिस्तान की सियासी जमातों को नहीं। हमारी आपने जो बड़ा दिलचस्प लफ्ज बोला है कि हमारे भी कुछ आईनी तकाजे हैं, मेरा ख्याल है इससे कुछ दिलचस्प अज़हारे ख्याल हो नहीं सकता। वाह, कॉम्प्लीमेंट आईनी तकाजे। वाह, 73 के आईन जो मौलाना फरमाते 73 के दस्तूर के तनाजुर में। जी हाँ, और फिर ये भी उन्होंने फरमाया कि उनको सेनेट की चेयरमैनशिप भी ऑफर हुई। आसमा जी, ये बात दुरुस्त है वैसे? और जब मौलाना ने कहा है तो दुरुस्त पहले हुई थी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जब जनरल बाजवा थे और जनरल फैज थे उस जमाने में उनको हुई थी, और ये बात खुद मौलाना से मैंने पूछी तो उन्होंने कंफर्म की थी। और वो मशहूर जमाना जो उनकी मुलाकात आर्मी हाउस के ड्राइंग रूम में हुई थी, वहाँ पे उनके साथ ये मामला तय करने की कोशिश की गई थी, मगर उन्होंने उसको मुस्तरद किया था और ये कहा था कि हम जहाँ पे खड़े हैं जिस जगह पे, इस जगह पे कोई बार्गेन या आपने, बल्कि बड़े गुस्से में वो आ गए थे कि क्या आपने मुझे ये समझा हुआ है कि मैं किसी चीज पे बिक जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग उस वक्त की सूरत हाल थी जो कि उन्होंने उस वक्त तो कहते हैं मुझसे वादा किया गया था कि इंतखाबात भी जल्द हो जाएंगे, बस आप घरों को लौट जाएं, अपना धरना खत्म कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी बातें उस वक्त तय हुई थी, और फिर आपको याद होगा कि गारंटर्स भी मौजूद थे चौधरी परवेज इलाही साहब की सूरत में और चौधरी शुजात साहब की सूरत में, और उन्होंने गारंटी भी फराहम की थी, लेकिन फिर उसके बाद सब बैकआउट कर गए थे। और यही वजह है मौलाना जो है ना, मौलाना अगरचे माशाल्लाह अब बड़ी पक्की उम्र के हैं, लेकिन भोले हैं। भोले? हाँ, अच्छा, धोखा खा जाते हैं। वाह, मौलाना धोखा खा जाते हैं। मेरे ख्याल है LFO के जमाने में भी उन्होंने धोखा खाया था और ये दूसरी बार धोखा था शादी साहब। ठीक। अच्छा, मगर आप ये बताएं सर कि ये भी तो सोचा जाएगा ना भाई, क्या सर? ये 73 के दस्तूर के तनाजुर में जी सर, जब ये बंदर बांट हो रही थी या पेशकशें हो रही थी, ये किस हैसियत में हो रही थी? ये नहीं सवाल पूछा गया जनरल फैज हमीद से या दूसरे जनरल साहब से कि भाई आप किस तरह ये पेशकशें कर रहे हैं, आपके पास क्या इख्तियार है, दस्तूर की कौन सी दफा के तहत आप ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं? ये पूछा तो जाना चाहिए था ना। बिल्कुल शामी साहब, और ये भी पूछना चाहिए था कि 2035 तक का मंसूबा आपको किसने ड्राइंग रूम में बैठ के बनाने का कहा था? ये भी बड़ा अहम सवाल था। और क्योंकि आप आईनी तकाजों पर बड़ी गुफ्तगू कर रही हैं, इसलिए आपको भी तो इस पर रोशनी डाल देनी चाहिए ना।
नहीं, बिल्कुल आईनी तकाजा तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात या 60 दिन के अंदर असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद है, और वो होना चाहिए, वो होना करना पड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा हो जी। आसमा जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे, दुआ गुआन जी। बहुत शुक्रिया जी आसमा शिराजी साहिबा। बहरहाल मुलाकात उनकी हो गई है, आईनी तकाजे पूरे हो गए। आईनी मुलाकात भी आईनी तकाजे के मुताबिक हुई है ना। अच्छा, दोस्तों से मशवरा करना चाहिए, उन्हें एतमाद में लेना चाहिए। अच्छा, तो पहले कर लेते फिर ये नौबत ही ना। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है ना। वो कैसे क्या आदम का शेर है ना, क्या वो उसको पैरोडी की थी किसी ने, शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हैं। अच्छा, पछता रहे हैं आप, वो उससे कुछ खा रहे हैं आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। चले, महफिल में अभी हमें जिस शख्स ने ज्वाइन किया है वो आपके भी जानने वाले हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, साइंसदान हैं, इंजीनियर हैं, जावेद अस्लम कुरैशी साहब हैं। आप चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी रह चुके हैं, 35 साल का तजुर्बा उनका इंजीनियरिंग में, ज़राअत में, सीड प्रोडक्शन में, और खुसूसी तौर पर इनकी एक्सपर्टीज जी, ज़राअत का जो फील्ड है जी उसमें बड़े कारनामे। फोर ब्रदर्स नामी जो इदारा है उसके रूह रवां हैं। तो आज चूँकि सर इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर पे ये बड़ा तारीख़ी एक सेमिनार हुआ जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि अस्करी क़यादत भी थी, सियासी क़यादत भी थी, और बिलखुसूस इसमें जो एकेडमी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं ज़राअत के शोबे के, फार्मर्स हैं, वो मौजूद थे। और पहली बार हुआ कि इस कदर बड़े मजमे से, जो कि गैर सियासी था, उससे सिपा सालार मुखातिब हुए और बड़ी जज्बाती तकरीर की, अल्लाह अकबर के नारे भी वहाँ बुलंद हुए। तो उन जो एक्सपर्ट्स थे उनमें से एक ये जावेद कुरैशी साहब थे। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं जनाब? आज एक बड़ी मजलिस में थे आप, ज़राअत के हवाले से बड़े मंसूबे बन रहे थे, तो कैसा लगा आपको? मेरा ख्याल है कि 35 साल का मेरा इसका ज़राअत का तजर्बा है और 75 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो मैंने तो इसको फर्स्ट टाइम देखा है कि जहाँ पे पॉलिटिकल विल थी और उस विल के साथ जो पूरी मतलब कि फोर्स थी, और इसमें हुकूमत की भी थी और पाक फौज की भी थी, और दोनों की इंटेंशन यही थी कि फूड सिक्योरिटी को हासिल करना। तो इसके लिए सारे इकट्ठे हुए थे, तजावीज़ दे रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा वैसे कि फूड सिक्योरिटी जो है, फिर कुछ दोस्त वहाँ थे, उन्होंने कहा जी नेशनल सिक्योरिटी के लिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो मैंने उन्हें कहा कि फूड सिक्योरिटी से ये तो और बड़ी बात हो गई कि नेशनल सिक्योरिटी भी इससे आती है जी, लेकिन फूड सिक्योरिटी लाने के लिए पहले सीड सिक्योरिटी तो लेके आए। जैसे अगर बीज ही अच्छा नहीं है हमारे पास तो हम ना फूड सिक्योरिटी ला सकते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी ला सकते हैं। तो ये एक वहाँ पे एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन थी, और उसके ऊपर फिर वर्किंग की हुई थी सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स ने। कोई सा बीज में तो आपने कपास के बीज में, गंदम के बीज में तो आपने काफी काम किया है। जी बिल्कुल, हमने गौरी और हतफ तैयार कर दिया है, इस साल मार्केट भी किया, वैरायटी गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दी है, और इंशाल्लाह वो हमारे उधर एग्जीबिशन भी था, चीफ साहब भी, पीएम पैदावार में कितना इजाफा होगा उससे? पैदावार में जी इस वक्त हम 22-23 मन ले रहे हैं, लेकिन ये वैरायटी 50 से 60 मन देगी। गंदम गंदम जी इंशाल्लाह। और कपास? तो ये मैं कपास की बात कर रहा हूँ। कपास जो है इस वक्त देगी इतना, और जो वीट की वैरायटी इस वक्त आ रही है इंशाल्लाह वो भी 60 मन के करीब इसकी एवरेज होगी। मगर तो आप ये बताएं कि आप ये मतलूबा मिकदार में ये बीज फराहम कर सकेंगे? नहीं, एक साल के अंदर? नहीं, बिल्कुल एक साल के अंदर तैयार नहीं हो सकता। अगले साल जो हम कॉटन में सीड देंगे वो कोई हमने 3 लाख एकड़ का तैयार हुआ है, जबकि कपास लग रही है आपके इस वक्त कोई तकरीबन 50 लाख एकड़ के ऊपर कपास लगी है। तो इसमें वक्त लगेगा इसको मल्टीप्लाई होने में, लेकिन ये है कि जो एक रोशनी का दिया है ना वो जल गया है, इस लिहाज से कि पहले मतलब है कि डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि आप प्राइवेट सेक्टर पे रिसर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन आगे से कोई उसको खुशामदीद करने वाला कोई नहीं होता था। और ये तो पाकिस्तान में 2 सीट के अलावा हमने, आपको याद होगा कि हमने कैजोला भी दिया है, जो कैनोला के मुकाबले में वर्ल्ड हाईएस्ट यील्ड दे रहा है इस वक्त। चले, आप चूंकि शरीक थे, ये तो आपका शोबा एक्सपर्टीज, इस पे आप रोशनी डालें। आप जरा नाजरीन की मालूमात के लिए ये इत्तला दें कि इस सेमिनार का अहदाफ क्या थे, किन मौज़ूआत पर बात हुई, क्या वे फॉरवर्ड लेआउट किया है कौमी क़यादत ने? हाँ, इसका बुनियादी तौर पे जो मैंने शुरू में बात की है कि गवर्नमेंट का ख्याल है कि अब इकोनॉमी अगर आपने राइज करनी है तो थ्रू एग्रीकल्चर आएगा, लेकिन एग्रीकल्चर के थ्रू अगर राइज करनी है तो हमने
आपने फार्मिंग को उठाना है, आपने फार्मर्स को उठाना है। गवर्नमेंट ने तकरीबन 1.4 ट्रिलियन का पैकेज भी दिया, जो हिस्ट्री में इतना बड़ा पैकेज पहले कभी नहीं दिया गया, और इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इस पैकेज को गवर्नमेंट ने तकसीम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये पैसा जिस वक्त जाएगा वो ज़राअत के अंदर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अब इस वक्त स्टेक होल्डर मतलब रेगुलेटर सिर्फ गवर्नमेंट हुकूमत नहीं है बल्कि उसके साथ फौज भी है, और स्पेशली जो इसके अंदर फोकस हो रहा है वो कारपोरेट फार्मिंग को फोकस किया जा रहा है। और गैर मुल्की सरमायाकारी कैसे आएगी जी दोस्त ममालिक की? हाँ, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो बात की है कि जो हमारे मिडिल ईस्ट के लोग सारे दोस्त हैं, बेसिकली हम इसको फूड बास्केट बनाने चले हैं पाकिस्तान को, और मिडिल ईस्ट और सारा ये हमारा यहाँ से कवर होगा। और हमारे इस वक्त वो सारी उन्होंने काफी बड़ी रकम बताई कि पता नहीं $60 बिलियन की इनकी इंपोर्ट हो रही है, और इसमें से सिर्फ हम तो लेस देन $1 बिलियन उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन मुल्कों ने बिल्कुल कहा कि हम पाकिस्तान में इस एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह आपको मैं बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। इन सब मुल्कों की तरफ से हमारी उनसे मीटिंग भी हो चुकी हैं, और ये कितने साल का मंसूबा है ये? सर ये तो एग्रीकल्चर सालों का नहीं होता, एग्रीकल्चर 6 महीने का होता है। 6 महीने का, साल का? अच्छा, ये मतलब देखना, आपने एक फसल लगाई है, फसल लगाने के 100 दिन के बाद फसल ने बाहर आ जाना, जब फसल बाहर आएगी तो डॉलर बाहर आ ही जाना नहीं उसी वक्त। मगर तो ये बीज भी तो हमारे पास होना चाहिए, वसाइल भी होने चाहिए। ये नहीं, देखें, बीज के लिए मैंने बड़ा वोकली कहा, मैं क्या खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब आप एक काम, जिस तरह ये भी आपने आउट ऑफ द जाके बॉक्स किया ना, सोल्यूशन दिया कि इतने 1.4 ट्रिलियन रुपीज इसमें डाले हैं, और उसके बाद इसको आगे आप पूरी अपनी पॉलिटिकल बिल के साथ लेके जा रहे हैं। एक काम और कर देना था, मैंने फिर वो स्लाइडें दिखाई कि मुख्तलिफ मुल्कों में कौन कौन सा मुल्क है जो मुख्तलिफ कोई मेज में आ गया है, कोई गंदम में आ गया है, कोई कॉटन में आ गया है, कोई सोयाबीन में आ गया है। तो मैंने कहा ये मुल्क है, कोई टर्की हमारा मेज में सबसे आ गया। तो मैंने कहा हमें इन मुल्कों से बीज ले आना चाहिए। उसके बाद मैं क्या सारा हॉल बैठा था। जावेद साहब, ये आज वक्त की कमी और प्राइम मिनिस्टर मुखातिब हैं, तो हमारी ख्वाहिश होगी इस मौजू पर तफसीली एक और नशिस्त आपके साथ रखी जाए, डिटेल्स के साथ, डेटे के साथ। ये तो बुनियादी आज गुफ्तगू हो गई। तो आज के लिए इतना ही जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शामिम साहब, आज जहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र हुआ कि वो पेश नहीं हो रहे, वहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था 16 अरब का, उसमें सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। इसमें पहले शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज भी बरी हो चुके हैं। फ़ैसला बड़ा अहम है, क्योंकि उसमें शहजाद अकबर साहब हूँ या FIA के उस वक़्त के ज़िम्मेदारान हूँ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की रिकमेंडेशंस दी हैं FIA कोर्ट ने, और मोहम्मद इशफाक हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, इस केस को फॉलो भी करते रहे ओवर द ईयर्स, और फैसला भी उन्होंने आज पढ़ा है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। देखें, अदालत में ये केस चलता रहा काफ़ी देर तक। जी हाँ, और बड़ा हंगामा भी बरपा रहा है जी। असल में ये जो मुकदमे बनते हैं तो फिर तो ऐसा मालूम होता है कि पता नहीं क्या क़यामत बरपा हो गई है और क्या क्या चीज़ों के सुराग लगा लिए गए हैं। और जब अदालतों के फैसले आते हैं तो फिर इंसान दंग रह जाता है कि ऐसे मुकदमात भी हमारे यहाँ बनाए गए और कानून से तजावुज़ किया गया। दुनिया में तो महज़ब मुल्कों में होता है कि फिर जो मुकदमे बनाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, उनको झूठा केस बनाने हर्जाना देना पड़ सकता है जी, वही एक चेक होता है। और यहाँ तो फिर जो बनाने वाले हैं मुकदमात उनको पूछता नहीं है, और जो भी तफ्तीशी अदारे हैं वो हुकूमत के ताबे होते हैं। अगर हुकूमत आपके हक़ में आ गई तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए, और हुकूमत ख़िलाफ़ आ गई तो आपका जो कार सवाब है वो भी गुनाह बन गया। तो हमने एक बड़ी, हमारी रियासत जो है उसमें मुसलसल हमने ये काम जारी रखा है, और एक बड़ा एक तकलीफ़ देह बाब है हमारी तारीख़ का कि जिस तरह मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह वो ख़त्म होते हैं, और ये सिलसिला रुकने का नाम भी नहीं लेता। अच्छा अशफाक, फैसले में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल जामी साहब, ये फैसला भी इसी तरह का फैसला है। जब नवाज शरीफ को प्लाट अलाटमेंट केस से बरी किया गया था और अदालत ने वाज़ेह लिखा कि ये मुकदमा
अदालत ने ये अपने फैसले में लिखा कि ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, जो कि सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। आपको याद होगा कि जब ये मुकदमा चला था तो कभी FIA की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की जाती थी कि पापड़ वाले के पास 1 अरब निकल आया, दही बल्ले वाले के पास उसके अकाउंट में 12 करोड़ रुपए निकल आए। वो तो शहजाद अकबर बिलखुसूस किया करते थे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साबित नहीं हो सका कि उनके अकाउंट से कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की गई हो। तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि झूठा और बेबुनियाद केस बनाने पर शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस वक्त के DG FIA के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर आज तो हम्माद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया है से उन सब के खिलाफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई का हुक्म अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि हम इसलिए जारी कर रहे हैं कि आइंदा किसी के खिलाफ भी FIA को झूठा मुकदमा बनाने की जरूरत ना हो। तो बिल्कुल लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में सुलेमान शहबाज और उन समेत दीगर मुल्ज़मान को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से ना सिर्फ बरी किया बल्कि उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया था उसको भी झूठा। बात सुनिए बात सुनिए, आप सुन पा रहे हैं? लगाए ना, हम्माद अजहर ने तो आज ट्वीट किया है जिसमें इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया है, और वो फिर जो पापड़ वाले थे या दूसरे लोग थे जो उनके अकाउंट में पैसे आए थे, फिर वो उनका क्या बना? देखें, यही बात अदालत ने जब बार बार आज तफ्तीशी अफसर से पूछी कि आपने खुद अपने मुकदमे के चलान में ये लिखा है कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ बराह रास्त उन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं, तो जज ने ये पूछा कि बताएं फिर सुलेमान शहबाज का जुर्म क्या है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती रही हैं, पैसे आते रहे हैं और पैसे निकाले जाते रहे हैं। अदालत ने कहा तो अगर पैसे आ रहे हैं या निकाले जा रहे हैं ये कौन सा जुर्म है, आपने ये बताना है कि ये ट्रांजैक्शन गैर कानूनी तरीके से की गई। तो इस हवाले से तफ्तीशी अफसर अदालत के सामने खामोश रहे और कोई जवाब ना दे सके। बदकिस्मती से शामी साहब, ये जो चालान जमा करवाया गया था इस मुकदमे का, ये पिछली हुकूमत के दौरान जब चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म थे उनकी हुकूमत में ये चालान अदालत में जमा हुआ था, और उस चालान में ये लिखा गया था कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ बराह रास्त इस केस में कोई शहादत या कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो यानी गुज़श्ता इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये तफ्तीश की गई थी, उस वक्त ये लिखा गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त जब चालान जमा करवाया गया था तो उसमें ये लिखा गया था कि इनके खिलाफ बराह रास्त कोई सबूत मौजूद नहीं। तो अदालत ने कहा कि जब बहुत शुक्रिया अशफाक। अदालत जाने और सलमान शहबाज साहब जाने और अब नैब जाने, उनके मुखालिफ जाने, अब नैब जाने और उस्मान बुज़दार नैब अब उस्मान बुज़दार के पीछे। हाँ जी, अब तो नैब के दांत भी तो थोड़े निकल चुके हैं, नए कानून के कुछ खट्टे हो चुके हैं। क्यों जी, हसन रजा को भी मैंने जहमत दी थी चलते चलते, मगर उस्मान बुज़दार तो बलोचिस्तान में है ना अभी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोयटा में। हाँ, अभी वहीं है, पेश तो नहीं हो रहे क्योंकि गिरफ्तारी का खदशा होगा कि हसन रजा मौजूद है। जी जी सर, उस्मान बुज़दार साहब, आप भी तो सब्जी खाते रहे हैं। हाँ जी, उस्मान बुज़दार साहब से जी 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 अब बताइए क्या हो रहा है। ये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बुज़दार साहब कोयटा से पंजाब में आ गए थे, और उसके बाद पेश होने का ये फैसला किया, और मेरा मुख्तलिफ ज़राए से इनसे फिर राब्ता हुआ। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं इसलिए जवाब देना नहीं चाहता क्योंकि मुझे खदशा है कि गिरफ्तार कर लेंगे। तो मैंने कहा अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप उनके सामने पेश हो जाएं। तो उनका ये आगे से उन्होंने मुस्कुराहट, वही अमूमन तौर पे मुस्कुराहट का जवाब देते हुए कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाकी जो है लूटने वाले लूट गए थे, और फिर उन्होंने बात खत्म कर दी। और अब जो कौमी इंसाफ ब्यूरो लाहौर ने जो फैसला किया है उस्मान बुज़दार को, उसमें कोई 1 अरब रुपए का करप्शन का तो मामला नहीं है। वो कहते हैं, नैब हुकाम ये दावा करते हैं कि 9 अरब रुपए से जायद के साथ से बनाने का केस है, जिसमें इनको 12 दफा तलब किया गया, 12 दफा ये पेश नहीं हुए, और अब इनको हम गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश करना चाहते हैं। इसके साथ साथ इंसाफ के दौर में और जो इनके एक साबिक वज़ीर आला हमारे परवेज इलाही साहब भी गिरफ्तार हैं। जी, वो भी आज पेश हुए, आज वो भी पेश हुए सहूलियात के हवाले से, और वो भी सहूलत कोई नहीं दी गई उनको जी।
मुश्किल में हैं। वो कहती हैं कि ये तस्वीरें जो आपको अमला पुलिस दिखाता है कि रूम कूलर है, ये दिखाने की हद तक बाद में नहीं मिलती, तो कल DIG को और दीगर हुकाम को जज साहब ने याद कर लिया, क्या वजाहत दी। अदालत को चाहिए अपना कारिंदा मुकर्रर कर बैलेंस भेजे, मुआयना करे जाके। चलिए एक ब्रेक, अगर क्यों उनको अगर B क्लास दी गई है तो सहूलतें क्यों नहीं दी जाती? बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक नाज़रीन, भाई एक ब्रेक साथ छोटी सी। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त ख़त्म होने वाला है। शामी साहब, आज सुना पुलिस के नाम फिल्म देख के आए आप? हाँ, पुलिस की जनाब मुहाफिज, वो एक खादिम हुसैन नौजवान है, कानून के तालिब इल्म, और पंजाब यूनिवर्सिटी के यानी तलबा और तालबात ने वो बनाई है। क्या बात है, कमाल फिल्म है। अच्छा, यानी पुलिस जो है उसका यानी किस तरह मुहाफ़िज़ है लोगों की, और किस तरह पुलिस ऑफिसर जो है ना अपनी दिन रात यानी तज कर और मसरूफियात एक तरफ रख के खुशियाँ और सारी अपनी उनसे पुलिस हुकाम से गुजारिश है कि इस फिल्म की लाज रखें, और जो इसमें आपका तशख्खुस उस्मान अनवर साहब ने बड़ी, जो IG हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, बड़ी वलवला अंगेज तकरीर की, और फिल्म जो है हम खुद भी दिखा सकते हैं उसको, मैं 10-15 मिनट। चलिए नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।